हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन। आज हम देखेंगे भारत के राष्ट्रपति एवं भारत के राष्ट्रपति की योग्यता। इसके बाद देखेंगे इसके चुनाव प्रणाली और इसके बाद देखेंगे हम इसके निर्वाचन मंडल में कौन कौन से शामिल होते हैं। इसके बाद देखेंगे हम निर्वाचन प्रक्रिया और इसके लास्ट में देखेंगे हम जो सांसद और विधायक है उसके मत के मूल्य में क्या डिफरेंस होता है, इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। और इसके बाद हम लास्ट में देखेंगे जो चुनाव प्रक्रिया है इसमें राष्ट्रपति के चुनाव में कैसे कोई विजय प्राप्त करते हैं। तो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट में है अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में कहा गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है, यानी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है। इसका मतलब हुआ कि कार्यपालिका के अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। आगे देखते हैं इसके लिए योग्यता। तो राष्ट्रपति की योग्यता का वर्णन अनुच्छेद 58 में किया गया है। इसमें कहा गया है कि वह भारत का नागरिक हो। सेकंड है कि वह लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो तथा पागल या दिवालिया न हो। आगे देखते हैं। फोर्थ है वह 35 वर्ष पूरे कर चुका हो, यानी इसकी आयु 35 वर्ष पूरा हो चुका हो। और फिफ्थ है वह किसी लाभ के पद पर न हो। तो यह है राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम योग्यता, इतनी योग्यता होनी चाहिए। आगे देखते हैं निर्वाचन। तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन का अनुच्छेद 54 के तहत निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है। आपको अनुच्छेद 54 में कहा गया है कि निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है। यह पद्धति हम लास्ट में देखेंगे कि यह कैसे इसमें कैलकुलेट किया जाते हैं वोटों का मूल्य। आगे है कि राष्ट्रपति के लिए अनुमोदक और प्रस्तावक। तो 50 अनुमोदक होना चाहिए और 50 प्रस्तावक होनी चाहिए। आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम निर्वाचन मंडल, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन से शामिल होते हैं। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो अब ध्यान से देखेंगे। इसमें लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, फर्स्ट है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य एवं सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली एवं पांडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो इसमें आप ध्यान देंगे कि सभी इसमें लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं ही शामिल होते हैं, इसमें मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते हैं। तो आपको राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, यानी जो आपको 28 राज्य है सभी राज्य के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। और दिल्ली एवं पांडुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है इसके निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। यह ध्यान देने की बात है कि 1992 से पहले दिल्ली और पांडुचेरी को शामिल नहीं किया गया था, लेकिन 17वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिल्ली और पांडुचेरी को भी निर्वाचन में शामिल किया गया है। तो इतना ध्यान रखेंगे। एक बार फिर देख लेते हैं निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल है। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य नहीं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली एवं पांडुचेरी के निर्वाचित सदस्य। आगे देखते हैं। नोट, इसको देखिए। संसद के सभी मनोनीत सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य, विधान परिषद के सभी सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं।
इस बात को आप ध्यान रखेंगे, इससे बहुत क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो संसद के सभी मनोनीत सदस्य यानी लोकसभा के मनोनीत सदस्य और राज्यसभा के जो 12 मनोनीत सदस्य किए जाते हैं वो, और सभी विधानसभा के मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं, और सभी राज्यों के जो है विधान परिषद उसके कोई भी सदस्य को शामिल नहीं किया जाता है। इतना बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, हम देखते हैं अब भारत की निर्वाचन प्रणाली। भारत में निर्वाचन प्रणाली है वो दो तरह से है। एक है साधारण बहुमत प्रणाली जिसमें हम लोग प्रत्यक्ष रूप से वोट देते हैं। एक है अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति। तो भारत में दो तरह से निर्वाचन होते हैं, एक है साधारण प्रणाली। तो अब देखेंगे हम कि साधारण प्रणाली यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, और यह जो है एकल संक्रमणीय पद्धति यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इतना आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए साधारण बहुमत प्रणाली से किस किस का चुनाव होता है। तो इसमें फर्स्ट है लोकसभा के सदस्य। लोकसभा के सदस्य का निर्वाचन हम साधारण बहुमत प्रणाली से करते हैं, यानी प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, जो हम लोग आम जनता है वो वोटिंग करके करते हैं। सेकेंड है विधानसभा के सदस्य। विधानसभा के सदस्य को हम साधारण करते हैं प्रत्यक्ष रूप से। और थर्ड है पंचायत का सदस्य, और फोर्थ है नगर पालिकाएँ। तो इतने सदस्य का चुनाव हम प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, यानी हम लोग वोटिंग करके प्रत्यक्ष रूप से करते हैं। और दूसरा है अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति। तो यह लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। इसके तहत देखिए राज्यसभा के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये चारों का चुनाव हम अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं, यानी अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति से करते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, इससे बहुत क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसीलिए हम आपको यहाँ पर अलग अलग करके बता दिए हैं कि साधारण बहुमत से किसका चुनाव होता है और अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से किसका चुनाव होता है। नेक्स्ट देखते हैं आगे। नेक्स्ट है राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली तो यह है एकल संक्रमणीय अनुपात पद्धति। अब इसमें देखेंगे है मत का मूल्य। तो एक विधायक का मत का मूल्य और एक सांसद का मत का मूल्य क्या बराबर होते हैं कि डिफरेंस है दोनों में। तो हम इसको देखते हैं कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ देखिए एक विधायक का मत मूल्य, यानी एक विधायक का मत मूल्य निकालना है, इसका वोट का वैल्यू निकालना है, तो हम कैसे करेंगे। तो यह होता है राज्य की कुल जनसंख्या। मान लीजिए हम बिहार के एक विधायक का मत मूल्य निकालना है, तो हम क्या करेंगे, बिहार की कुल जनसंख्या लेंगे, बिहार के कुल जनसंख्या बटे कुल निर्वाचित विधानसभा सदस्य। जैसे बिहार में है 243 सदस्य, तो इससे भाग देंगे कुल जनसंख्या बटे कुल निर्वाचित सदस्य गुण्य 1/1000। तो यह फार्मूला है एक विधायक का मत मूल्य निकालने का। तो इससे आपको एक आइडिया लग गया होगा कि हर राज्य के विधायक का मत मूल्य अलग अलग होगा, क्योंकि सभी राज्य का जनसंख्या अलग अलग होंगे और इसके सदस्य भी अलग अलग होंगे। एक आइडिया लग गया कि अलग अलग राज्य में एक विधायक का मत मूल्य अलग अलग होंगे, क्योंकि अलग अलग राज्य का जनसंख्या अलग होंगे और उसके विधानसभा निर्वाचित सदस्य भी अलग होंगे। इसीलिए सभी राज्य का जो मत मूल्य है वह अलग अलग ही होगा। आगे देखते हैं हम एक सांसद के मत मूल्य कैसे निकालेंगे। यहाँ देखिए एक सांसद का मत मूल्य यह होता है कुल विधायकों का मत मूल्य, यानी जितना भी देश के कुल विधायक है उसके मत मूल्य बटे कुल निर्वाचित कुल सांसद, यानी निर्वाचित कुल सांसद। क्या करेंगे, एक सांसद के मत मूल्य कैसे निकालेंगे, तो यह होता है कुल विधायकों का मत मूल्य, यानी पूरे देश में जितने विधायक हैं उसके मत मूल्य बटे निर्वाचित कुल सांसद। सांसद मतलब लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्य। यहाँ जो है एक सांसद का मत मूल्य, यानी सांसद में आ गया आपको लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्य, दोनों सदस्य को हम सांसद बोलते हैं। यानी इससे यह एक आइडिया लग गया कि लोकसभा के सदस्य
और राज्यसभा के सदस्य के दोनों सदस्य के मत मूल्य बराबर ही होंगे। दोनों सदस्य के मत मूल्य बराबर होंगे, चाहे वो लोकसभा को हो चाहे वो राज्यसभा को हो। तो यहाँ पर एक ध्यान देने की बात है कि लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य का मत मूल्य बराबर होंगे, लेकिन एक सांसद के मत मूल्य और एक विधायक के मत मूल्य अलग होंगे, डिफरेंस होंगे दोनों में। तो चुनाव जीतने के लिए कुछ न्यूनतम कोटा होता है। यह होता है कुल पड़े मतों का आधा प्लस 1। यानी देखो, यदि 100 मतों का मूल्य है तो जीतने वाले को 51 प्लस होना चाहिए। 51 हो जाएगा तो वो जीत जाएगा। 51 से कम होगा, सबसे अधिक भी है तब पर भी वो नहीं जीत पाएगा। तो ये देखिए, जब वो 51 से कम होगा तो यह कोटा पूरा नहीं होता है, तो दूसरे दौर की मतगणना करते हैं। आगे हम समझाते हैं आपको। आगे देखिए कैसे मतगणना होता है। देखिए, हम मान लेते हैं कि 100 कुल मत पड़े थे और इसमें 3 कैंडिडेट खड़ा है। मान लीजिए ए है और बी है और सी है। देखिए, इसमें अनुपातिक प्रणाली में क्या होता है कि आपको सभी का प्रायोरिटी देना पड़ता है, क्रम। जैसे मान लीजिए सबके आगे में लिखा रहेगा यहाँ पर 1 2 3, इसमें भी लिखा रहेगा 1 2 3 और इसमें भी लिखा रहेगा 1 2 और 3। अब मान लीजिए कुछ आदमी है जो ए को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया है और कुछ आदमी है ए को फर्स्ट दिया होगा तो हो सकता है बी का सेकेंड दे दिया हो। और कुछ आदमी है बी को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया है, कुछ आदमी है वो सी को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया है। अब देखिए, हम मान लेते हैं यहाँ, देखिए हम मान लेते हैं कि जो ए है उसको मान लो आप कि 45 मिला है वोट। बी जो है उसको आप मान लीजिए 30 वोट मिला है, तो सी को कितना बच गया 25। इस केस में तो कोई विजय नहीं प्राप्त होंगे क्योंकि किसी को 51 प्लस नहीं है, 51 नहीं है, तो इसमें कोई विजय नहीं होगा। अब देखिए कैसे होगा, जो थर्ड पाया है इसका वोट कैंसिल हो जाएगा, वो तो नहीं जीत पाएंगे। अब थर्ड में देखा जाएगा जो 25 है, इसमें वो कितने आदमी है उसमें सेकेंड प्रायोरिटी पे किसको रखा है। सेकेंड प्रायोरिटी ए का भी देखा जाएगा और बी का भी देखा। हो सकता है इसमें 25 में से, हो सकता है 25 वाले में से आपको 10 जो है 10 को जो ए को 1 सेकेंड में रखा है और अब बी को 5 जो है ऐसा है जो बी को सेकेंड में रखा है, ऐसे भी हो सकता है। तो जो ए सेकेंड में रखा है इसको 10, तो 10 इसमें जुट जाएंगे, तो यह कितना हो गया 45 10 55 और इसमें 5 जुटेंगे तो ये कितना हो गया 35। तो जिसका 55 हुआ वो क्या होगा विजय हो जाएगा। तो यानी राष्ट्रपति चुनाव में फर्स्ट राउंड में यदि नहीं होते हैं तो जो सबसे लास्ट में रहते हैं उसको वोट को बांट दिया जाता है। जो सेकेंड प्रायोरिटी में रखा है इसको वोट को सभी में बांट दिया जाता है और जिसको इसमें 50 से ज़्यादा मिलता है वो क्या होते हैं विजय हो जाते हैं। एक बार फिर देख लीजिए, 100 था टोटल, एक को मिला 45, बी को मिला 30, सी को मिला 25। ठीक, अब इसमें नहीं ए जीत पाया, नहीं बी, नहीं सी जीत पाया क्योंकि 51 किसी को नहीं आया। तो जो 25 वाले है इसका तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इसमें देखा जाएगा 25 जो वोटिंग किया है 25 वाले में कितने इसमें सेकंड प्रायोरिटी में ए को रखा है और कितने सेकंड प्रायोरिटी में बी को रखा है। तो हम मान लेते हैं कि ए में जो है ए को इसमें 10 आदमी जो है ए को लेकर रखा था सेकेंड पर, अब 5 आदमी जो है वो बी को रखा था सेकेंड पर, तो सेकेंड वाला प्रायोरिटी इसमें जुड़ जाएंगे। तो 45 प्लस 10 कितना होता है 55, 35 प्लस 5 कितना 30 प्लस 5 कितना होता है 35। तो जब 55 आ गया 51 से ज़्यादा तो ए क्या हो गया विजय हो गया। तो इस तरह से
राष्ट्रपति चुनाव के काउंटिंग होते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।